नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग समास का अगला भेद द्विगु समास के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछले दो कालांशों में हमने बहुव्रीहि और तत्पुरुष समास का अध्ययन किया। आज द्विगु समास का। द्विगु समास की परिभाषा देखिए। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है वह द्विगु समास होता है। अर्थ की दृष्टि से यह समास प्रायः समूहवाची होता है। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो और दूसरा पद विशेष या प्रधान भी कहा जाता है तो वहां द्विगु समास होता है। और अर्थ की दृष्टि से यह समास प्रायः समूहवाची होता है। और कुछ बात आपको मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि द्विगु और बहुव्रीहि में द्विगु समास और बहुव्रीहि समास यानी कुछ समानताएं हैं कि मतलब कुछ शब्द जो है द्विगु में भी आते हैं और कुछ बहुव्रीहि में आते हैं। तो ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए, तो अंतर मैं आपको बता रहा हूं कि द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद जो है मैंने अभी आपको बताया कि उसका विशेष होता है ना। और बहुव्रीहि समास में यानी पूरा यानी समस्त पद ही यानी विशेषण का कार्य करता है। यानी इसमें क्या है, बहुव्रीहि समास में ना तो पूर्व पद ना उत्तर पद, कोई प्रधान नहीं होता है बहुव्रीहि समास में। यानी पूरा समस्त पद उत्तर और यानी पूर्व और उत्तर दोनों मिलकर कहें या पहला और दूसरा पद मिलकर के कहें तो दोनों मिलकर के समस्त पद बनता है। यानी समस्त पद जो है विशेषण का कार्य करता है, यानी किसी तीसरे संज्ञा की तरफ या तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा करता है, यानी संकेत करता है। दोनों में अंतर विग्रह करने पर जो है स्थिति यानी स्पष्ट हो जाती है, किसकी, द्विगु और बहुव्रीहि में। मान लीजिए चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज विग्रह करके दिया गया है कि चार भुजाओं का समूह, और इसमें आपसे सवाल किया जा रहा है कि ये बताइए कि यह विग्रह किस समास यानी किस समास के है। वहां पे आपको चार विकल्प दे दिया गया, द्विगु, बहुव्रीहि, कर्मधारय और तत्पुरुष समास। तो हमें ये ध्यान रखना है ये समास जो समस्त पद है चतुर्भुज द्विगु में भी आता है बहुव्रीहि में आता है, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है सवाल कि चार भुजाओं का समूह अगर इस तरह से विग्रह दिया गया है तो आपको टिक करना है द्विगु समास पर। ठीक है। अगर वहां पे विग्रह दिया है कि चार भुजाएं हैं जिसकी, इस तरह से विग्रह करके दिया गया है, तब आपको बहुव्रीहि समास पर टिक करना है ना, या लिखना है, जो भी है। अगर दूसरी शब्दों में अगर हम कहें कि अगर इसी सवाल को पूछा जाए, चतुर्भुज दे दिया, वहां पे आपको चतुर्भुज दिया गया और सवाल पूछा गया आपसे कि चतुर्भुज में कौन सा समास है, और वहां पे विकल्प दिया गया द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें किसकी प्राथमिकता देना है। हमें इसमें सही विकल्प होगा बहुव्रीहि समास वाला, क्योंकि मूल रूप से जो चतुर्भुज है वो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। भले वहां द्विगु जो है विकल्प में है, अगर बहुव्रीहि समास विकल्प में उस समय नहीं है, अगर बहुव्रीहि विकल्प नहीं है, द्विगु दिया, द्वंद्व दे दिया, तत्पुरुष दे दिया, कर्मधारय दे दिया, तब आपको बहुव्रीहि नहीं है, तब आपको द्विगु समास लगाना है। लेकिन अगर दोनों विकल्प में मौजूद हैं, चार विकल्प में से दोनों, अगर चतुर्भुज पूछा गया है कि कौन सा समास है, चतुर्भुज समस्त पद जो है यानी कौन सा समास है, यहाँ पे अगर दोनों विकल्प हैं, ये द्विगु भी हैं बहुव्रीहि हैं, तो ऐसी अवस्था में आपको बहुव्रीहि भी लगाना है, यानी उत्तर क्या लिखना है, बहुव्रीहि लिखना है। लेकिन यदि वहां बहुव्रीहि शब्द यानी समास नहीं है नाम, तब आपको द्विगु समास लिखना है। क्लियर हुआ? तो ये चीज हमें आप मतलब ध्यान रखना है। ठीक है। तो इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि विकल्प यानी बहुविकल्पिक प्रश्न में आएंगे ये सब, तो इसलिए बताना जरूरी है कि मतलब मैंने बताया आपको, क्लियर किया कि यदि चतुर्भुज पूछा जा रहा है और विकल्प में वहां द्विगु बहुव्रीहि दोनों है तो आपको बहुव्रीहि लिखना है। लेकिन यदि बहुव्रीहि विकल्प में नहीं है, चार विकल्प में से, तब आपको द्विगु लिखना है। ठीक है। अब इसी तरह से अगला अगर हम देखें, त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समूह तो द्विगु समास। तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव जी,
इस तरह से अगर विग्रह किया गया है तो बहुव्रीहि समास। ठीक, तो अब आइए, मैंने ये तो द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर बताया आपको, और किस तरह से प्रश्न मतलब हम यानी सवाल घुमा करके पूछ सकते हैं, तो ये चीज क्लियर हो जाए इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो इस बातों को जो अभी मैंने आपको बताया, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। अब हम चलते हैं द्विगु समास यानी समस्त पद पर और उनके विग्रह की चर्चा करेंगे। अब यहाँ जैसे लिखा है तिरंगा, 3 रंगों का समाहार समूह। समाहार समूह के दोनों का अर्थ एक ही है, आप चाहे समाहार लिखें या समूह लिखें, ध्यान दीजिएगा। और वहां आपको तो विकल्प में है, जो विकल्प में वही लिखना है, अपने मन से आपको कुछ लिखना नहीं है। चौमासा, 4 मासों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समाहार। पंचवटी, 5 वटों का समूह। ठीक है, और त्रिफला यानी 3 फलों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं, सिंधु मतलब समुद्र, 7 सिंधुओं का समाहार या 7 समुद्रों का समाहार, जो भी विकल्प में लिखा रहे। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। शताब्दी, तो ये शताब्दी यानी शत माने 100, अब्दियों माने वर्षों या वर्ष कहें, अब्दि माने क्या होता है, वर्ष। तो 7 अब्दियों का समूह आप लिख सकते हैं या 100 वर्षों का भी समूह लिख सकते हैं। जो वहां पर आपको लिखा रहेगा यानी विकल्प में, वही चीज लिखना है। अगर वहां लिखा है शताब्दी का 100 वर्षों का समूह, तो ये भी विग्रह सही है। अगर वहां लिखा है 7 अब्दियों का समूह, तो ये भी विग्रह सही है। अब अगला है अष्टग्रह। अष्ट मतलब 8, अष्ट ग्रहों का समाहार। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। इसी तरह जो है चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समाहार। ठीक, ये भी यानी द्विगु समास। सतसई, 700 दोहों का समूह। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। वेणियां यानी नदियां, नदियों की बात हो रही है यहाँ। और वेणी एक तरह से मतलब जूरा होता है ना, महिलाएं जो बांधती हैं, इसको भी वेणी ही बोला जाता है। त्रिवेणी उसको भी बोलते हैं, क्योंकि 3 लटाएं उसमें होती है ना, इसलिए। तो त्रिवेणी यानी 3 वेणियों का समूह, यहाँ नदी की बात हो रही है। दोपहर, 2 पहरों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। पंचतत्व, 5 तत्वों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। पंजाब, 5 आबों का समूह। आबों मतलब नदियों, 5 नदियों का समूह पंजाब, या 5 आबों का समूह पंजाब। ठीक, सप्तर्षि, सप्त ऋषि, सप्त ने 7, 7 ऋषि का समूह या 7 ऋषियों का समूह भी लिख सकते हैं। अठन्नी, 8 आनों का समूह। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह या नवरात्र का समूह। दोनों रात्रियों भी लिखा हो सकता है या रात्र भी लिख सकते हैं। नवरात्र का समूह या नवरात्रियों का समूह, दोनों। नवनिधि, 9 निधियों का समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। षड्रस, 6 रसों का समाहार। द्विगु, 2 गायों का समाहार या 2 गुणों का समाहार, दोनों चीज हो सकता है। द्विगु का अगर विग्रह पूछा जाए तो गु माने गाय भी होता है, गु माने गुण भी होता है। तो 2 गायों का समाहार और 2 गुणों का समाहार, जो भी विग्रह करके दिया जाए इसका, वो दोनों सही होगा। दुराहा, 2 राहों का समाहार। अगर तिराहा दिया गया है तभी आपको 3 राहों का समाहार लिखना है। कभी कभी आता है त्रिराहा, तिराहा का समास विग्रह लिखिए, तो उसमें फिर आपको क्या लिखना है, 3 राहों का समाहार या 3 राह का समाहार। दुराहा, 2 राह का समाहार या 2 राहों का समाहार, जैसा भी है। अष्टसिद्धि, 8 सिद्धियों का समाहार। चवन्नी, 4 आनों का समाहार। तो इस तरह से हमने आज ये द्विगु समास का यानी अध्ययन किया, और आशा रखता हूं कि आप लोग जो है द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर भी आप समझ गए होंगे, और द्विगु समास भी आप समझ गए होंगे। तो मैं आपको कुछ समस्त पद यानी मैं बोल रहा हूं, आपको जो है लिखना है और उसका विग्रह लिखना है। जैसे लिखिए इसमें, त्रिलोचन, चतुर्भुज, चक्रधर, पीतांबर, इसका समस्त पद लिखना है और समास का विग्रह भी करना है।
ठीक है, यानी समस्त पद लिख करके विग्रह करना है और समास का नाम भी लिखना है। और जो बोल रहा हूं, दुराहा, पंजाब, त्रिवेणी, नवग्रह, सतसई, इन शब्दों का यानी समस्त पदों का समास विग्रह भी करना है और समास का नाम भी लिखना है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर भी पढ़ाया, तो इसलिए मैंने दो तरह के मतलब बहुव्रीहि समास के कुछ समस्त पद दिए हैं और कुछ आपको द्विगु समास के भी पद दिए हैं। तो दोनों को आपको लिख करके समस्त पद का विग्रह करना है और विग्रह के साथ साथ उसका नाम भी लिखना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। फिर अगले कालांश में हम लोग फिर मिलेंगे।